नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों को अलर्ट पर रहने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मचा सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार पर खतरा मंडराता जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिस स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र पुलिस चीफ ने खासतौर पर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो उन्हें अलर्ट मिला है कि शिवसैनिक भारी मात्रा में सड़क पर उतरकर हंगामा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ना बिगड़े और शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। पुलिस से हालात पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों से मचे राजनीतिक घमासान के बीच किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। राज्य में किसी भी हालत में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में सत्ता का संग्राम है जारी। कुर्ला एमएलए के ऑफिस में तोड़फोड़, शिंदे की तस्वीर पर कालिक पोत दी गई, चांदीवाल विधायक का पोस्टर फाड़ा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ता का संग्राम अब हिंसक रूप ले रहा है। शुक्रवार को कुर्ला में शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुंडालकर के दफ्तर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने मेन गेट पर तोड़फोड़ की, उनके पोस्टर और नेम प्लेट तोड़ डाले। अहमदनगर में भी बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे की तस्वीर पर कालिक पोती गई। यहाँ उद्धव समर्थकों ने शिंदे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही उन्हें गद्दार बताया। साकीनाका इलाके में भी बागी विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर फाड़ दिए गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मात्र 24 घंटे में अपने बयान से पलटे एकनाथ शिंदे, बोले हमारा किसी राष्ट्रीय दल से संपर्क नहीं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में पल पल बदलते घटनाक्रम के बीच शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने एक दिन पहले दिए गए अपने बयान से पलटते हुए शुक्रवार को कहा कि कोई भी राष्ट्रीय दल उनके संपर्क में नहीं है। गुरुवार शाम को शिंदे ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने बागी विधायकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय दल के समर्थन का दावा किया था। वीडियो में वह यह कहते हुए दिख रहे थे कि चाहे जो हो जाए, जीत हमारी होगी। एक राष्ट्रीय दल है, एक महाशक्ति। आप जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को मात दी। उस दल का कहना है कि हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और उसने हमें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। शिंदे ने कहा था कि उस दल ने कहा है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। जब भी आपको किसी सहायता की आवश्यकता होगी, हम देंगे। शिंदे से एक टीवी चैनल पर पूछा गया कि क्या भाजपा उनके समूह का समर्थन कर रही है, तो उन्होंने कहा कि बड़ी शक्ति का समर्थन मिलने से मेरा मतलब बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे से था। राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री शिंदे से जब पूछा गया कि महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार के इस फैसले से बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ी, रूस से मांग रही है मदद। जी हां दोस्तों, भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से कई देश खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, जिसमें पड़ोसी बांग्लादेश देश भी शामिल है। बांग्लादेश भारत से अपने जरूरत का गेहूं खरीदता था, लेकिन अब प्रतिबंध के कारण उसे अन्य विकल्पों की तलाश करनी पड़ रही है। बांग्लादेश की सरकार और कारोबारी अधिकारियों ने बताया कि अब बांग्लादेश अपने गेहूं की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए रूस से बात कर रहा है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश रूस से गेहूं खरीदने की कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि उसे दूसरे विकल्पों की अपेक्षा कम कीमतों पर गेहूं मिल सके। दोस्तों, बांग्लादेश खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रूस से गेहूं के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बांग्लादेश ने गुरुवार को रूस के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी के ऑफिस में तोड़फोड़, वायनाड दफ्तर में घुसी भीड़, कांग्रेस का आरोप, हमलावर एसएफआई के कार्यकर्ता, उन्होंने स्टाफ को भी पीटा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के केरल के वायनाड दफ्तर में शुक्रवार दोपहर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। कांग्रेस ने घटना के पीछे स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का हाथ होने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि एसएफआई के गुंडों ने पार्टी कार्यालय में मौजूद स्टाफ से मारपीट भी की। कांग्रेस सांसद के दफ्तर में तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि शुक्रवार दोपहर को वायनाड में कुछ लोग कांग्रेस सांसद के दफ्तर की खिड़कियों पर चढ़ गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। हाथों में एसएफआई के झंडे के लिए कुछ लोग दफ्तर के अंदर तक पहुंच गए। वहां इन लोगों ने नारेबाजी की और उस सामान भी तोड़ डाला। कांग्रेस ने राहुल गांधी के दफ्तर पर हमले के लिए केरल के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार बताया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भोपाल के थाना प्रभारी ने इंदौर आकर महिला एसआई को गोली मारी, फिर कर लिया सुसाइड। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस कंट्रोल रूम में भोपाल में कार्यरत थाना प्रभारी ने कंट्रोल रूम में पदस्थ महिला एएसआई को गोली मार दी। इसके बाद थाना प्रभारी ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई इस घटना की जानकारी के बाद हड़कंप मच गया है। सूचना पर एडिशनल कमिश्नर मौके पर पहुंचे। आनन फानन में घायल महिला एएसआई को हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों जानकारी के अनुसार श्यामला हिल्स भोपाल में पदस्थ थाना प्रभारी हकीम सिंह पवार शुक्रवार दोपहर इंदौर के रीगल चौराहे पर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे थे। यहां वे एक महिला पुलिसकर्मी से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान थाना प्रभारी हकीम सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से महिला पुलिसकर्मी को गोली मार दी। इसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। घटना में एक महिला पुलिसकर्मी घायल है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद जांच के लिए मौके पर एफएसएल व अन्य टीमें पहुंची। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भी कंट्रोल रूम पहुंचकर घटना का जायजा लिया। मृतक टीआई हकीम सिंह पहले इंदौर के खुंडेल में पदस्थ रहे। इसके बाद वे खरगोन के महेश्वर और भिक्कन गांव में टीआई रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया नामांकन। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार को किया फोन। दोस्तों सत्ताधारी राष्ट्रीय जन लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन परिसर स्थित राज्यसभा महासचिव के कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी को मुर्मू के नामांकन पत्र सौंपे। मुर्मू के साथ नामांकन दाखिल करने के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। दोस्तों बीजेपी नेताओं के अलावा वाईएसआर कांग्रेस के विजय राय सेड्डी, ओडिशा की बीजू जनता दल सरकार के 2 मंत्री और उनके नेता सस्मित पात्रा, अन्ना मुद्रक नेता ओ पनीरसेल्वम, थम्बी दुरई और जनता दल के राजीव रंजन सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को कर दिया खत्म। जी हां दोस्तों, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए गर्भपात के अधिकार को समाप्त कर दिया है। इस कानून के तहत अमेरिकी महिलाओं के पास अधिकार था कि वे गर्भपात कराने या ना कराने का खुद फैसला ले सकती है। अदालत ने 1973 के ऐतिहासिक रो वी वेड के फैसले को पलट दिया, जिसने महिला के गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित किया और कहा था कि अलग अलग राज्य स्वयं प्रक्रिया को अनुमति दे सकते हैं या प्रतिबंधित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। चीन ने कहा बिल्कुल सही फैसला। जी हां दोस्तों, नेपाल ने अमेरिका के सैन्य और सुरक्षा से जुड़े प्रोग्राम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी में सहयोग करने से मना कर दिया है। अमेरिका का साथ न देने के नेपाल के इस फैसले से चीन काफी खुश है और उसने कहा है कि वो नेपाल सरकार के फैसले का स्वागत करता है। चीन का कहना है कि वह नेपाल की स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन करना जारी रखेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविन ने गुरुवार को एक डेली ब्रीफिंग में कहा कि एक दोस्ताना और करीबी पड़ोसी और रणनीतिक सहयोगी भागीदार के रूप में चीन नेपाली सरकार के फैसले की सराहना करता है कि वो एसपीपी के साथ आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू। अब तक इतने छात्रों ने किया रजिस्टर। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु बनने के लिए पहले दिन करीब 3800 आवेदकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। वायुसेना को उम्मीद है कि यह संख्या रात 12 बजे तक 7500 पहुंच सकती है। आज से भारतीय वायुसेना की अग्निवीरों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वायुसेना ने अपने CASB यानी कि सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड वेबसाइट पर अग्निपथ वायु के नाम से एक अलग विंडो तैयार की है। इस विंडो पर जाकर अभ्यर्थी अग्निवीर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों 24 जून से लेकर 5 जुलाई तक अग्निवीर बनने के लिए देश के युवा इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वायुसेना का दावा है कि इस साल के अंत तक यानी कि 30 दिसंबर 2022 तक अग्निवीर वायु का पहला बैच अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देगा। अग्निपथ विंडो में ही अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन भी अपलोड किया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए योग्यता, नियम, कानून और सुविधाओं सहित सभी जानकारियां हैं। इसके अलावा देश के वीरता मेडल की भी इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऐसे बन जाएगा राशन कार्ड। जी हां दोस्तों, देश में राशन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। राशन कार्ड की मदद से सरकार की तरफ से लोगों को कम कीमत पर अनाज मिलता है। इसके अलावा भी कई सरकारी सुविधाओं के लिए राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है। साथ ही राशन कार्ड पहचान पत्र के रूप में भी मान्य है। दोस्तों अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जाकर भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज
साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, गैस कनेक्शन की डिटेल्स, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर, इनमें से कुछ भी 2 से 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आप अपने राज्य के फूड पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। यहां पर आप पूरा फॉर्म और डिटेल्स अच्छे से भर दें। इसके बाद आपको आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सरकारी अधिकारी आपकी पात्रता चेक करेंगे। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आपको रजिस्टर्ड पते पर राशन कार्ड भेज दिया जाएगा। दोस्तों इसके लिए मात्र आपको 45 रुपए फीस लगेगी। अगर दोस्तों आप राशन कार्ड की प्रक्रिया पूरी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केरला के वायनाड में राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़, सीएम ने कहा दोषियों पर सख्त एक्शन लेंगे। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय की दीवार पर चढ़कर एसएफआई के झंडे पकड़े कुछ गुंडों ने कार्यालय में तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने तोड़फोड़ की पुष्टि की है, जांच की बात की जा रही है। दोस्तों कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ। ये सीपीएम के नेतृत्व की स्पष्ट साजिश है। पिछले 5 दिनों से ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। मुझे नहीं पता कि केरल सीपीएम नरेंद्र मोदी की तरह कांग्रेस नेता पर हमला करने के रास्ते पर क्यों जा रही है। वहीं दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यालय पर हमले की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यालय पर हुए अपराध की कड़ी निंदा करते हैं। हमारे देश में सभी को अपनी राय रखने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार है। हिंसा करना गलत प्रवृत्ति है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी वायनाड से ही लोकसभा सांसद हैं। फिलहाल राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम ने लगाई लंबी छलांग, जाने किस स्थान पर पहुंच गई है टीम। जी हां दोस्तों, भारतीय पुरुष सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने गुरुवार को जारी ताजा फीफा विश्व रैंकिंग में 2 पायदान की छलांग लगाई है। 106वें नंबर से अब वह 104वें स्थान पर आ गई है। यह सफलता एशियाई कप क्वालिफिकेशन के बाद मिली है। दोस्तों भारतीय महिला सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने भी 59वें से 56वें स्थान पर 3 स्थान की बढ़त के साथ सफलता पाई है। ब्लू टाइगर्स ने एशियाई कप क्वालिफायर अभियान में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने अफगानिस्तान, कंबोडिया और हांगकांग के खिलाफ 3 मैचों में से तीनों में जीत हासिल करके ग्रुप डी में शीर्ष स्थान हासिल किया था। इसी का फायदा भारतीय टीम को रैंकिंग में मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका ने सभी कोविड प्रतिबंध हटाए, मास्क लगाना अब जरूरी नहीं। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना वायरस संबंधी सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। यहां अब मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल से अधिक समय से लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। दक्षिण अफ्रीका आने वाले विदेशियों को भी अब कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। फहाला ने कहा कि 3 सप्ताह से अधिक समय तक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के बाद हमने पता लगाया कि पीक इन्फेक्शन सब वेरिएंट द्वारा संचालित एक सीमित 5वीं लहर थी, जो चिंता का कोई नया रूप नहीं था। ये धीरे धीरे कम भी हो रहा है, इसलिए प्रतिबंध हटाने से कोई जोखिम नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कार्तिक आर्यन को गिफ्ट मिली 4.7 करोड़ की MC लारेन GT। इसकी टेक्नोलॉजी उड़ा देगी आपके होश। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को गिफ्ट में MC लारेन GT मिली है। किसी भी बॉलीवुड एक्टर को गिफ्ट में कार मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है MC लारेन GT का मिलना, क्योंकि कार्तिक आर्यन इस कार के पहले भारतीय ओनर बन गए हैं। दोस्तों इससे पहले भारत में यह कार किसी और के पास नहीं थी। उन्हें यह गिफ्ट हाल ही में रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 2 की सफलता के लिए मिला है। दोस्तों गिफ्ट टी सीरीज के चेयरपर्सन और प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने दिया है। दोनों ने इस स्पोर्टी कार के सामने पोज करते हुए फोटो शेयर की। दोस्तों MC लारेन GT कार ही नहीं बल्कि सुपर कार है। इसकी वजह कार में मिलने वाले फीचर्स और टेक्नोलॉजी है। भारत में कार की एक शोरूम कीमत 4.7 करोड़ रुपए है। यह भारत में मौजूद सबसे किफायती MC लारेन कार है। दोस्तों ये एक 2 सीटर कार है जो बेहतरीन एयरडायनेमिक्स के साथ आती है। इसमें 4.0 लीटर का
ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन दिया गया है। ये इंजन कार को 612 हॉर्स पावर की ताकत और 630 Nm से ज्यादा का टॉर्क प्रदान करता है। दोस्तों V8 इंजन की मदद से कार महज 3.2 सेकंड में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। कार को आप 203 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है जो आपको ड्राइविंग के दौरान सेफ और सिक्योर फील कराता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में बुलडोजर एक्शन का बदला लेने के लिए गुजरात में ट्रेन पलटने की थी साजिश, 2 लोग हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकार के बुलडोजर एक्शन का बदला लेने के लिए गुजरात में ट्रेन पलटने की साजिश रची गई थी। यह साजिश रचने के आरोप में राजकोट रेलवे पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने मोरबी वांकानेर मेमू ट्रेन को पलटने के मकसद से रेलवे ट्रैक पर पत्थर डाल दिए। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस साजिश के पीछे कोई आतंकवादी लिंक तो नहीं। गुजरात ATS भी पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। दोस्तों यह साजिश सफल नहीं हो सकी। गनीमत रही कि ट्रेन ट्रैक से गुजरती उससे पहले ही रेलवे के इंजीनियर्स ने ट्रैक पर पत्थरों के ढेर को देख लिया और ट्रेन के आने से पहले ही उसे क्लियर करवा दिया। इस मामले में खुद रेलवे इंजीनियर की ओर से पुलिस से शिकायत की गई थी। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि जो हिंसा यूपी में हुई थी और उसके बाद जिस तरह आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, उसका बदला लेने के लिए गुजरात के इन आरोपियों ने ट्रेन को पलटने की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी अकबर हुक्को के कई रिश्तेदार यूपी में रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, ग्लोबल मार्केट में सस्ती हुई सभी कीमती धातुएं। जी हां दोस्तों, जुलाई में फेड रेट में 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी की उम्मीद के बीच शुक्रवार की सुबह सोना वायदा की कीमत में मामूली गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना अगस्त डिलीवरी वाला सोना वायदा 44 रुपए गिरकर 50,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी वायदा 59,505 रुपए प्रति किलोग्राम पर सपाट कारोबार कर रही थी। दोस्तों अमेरिकी कांग्रेस में गवाही के अपने दूसरे दिन भी US फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने गुरुवार को कहा कि 40 साल की उच्च महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता अनकंडीशनल है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 0.47% सस्ता होकर $1823 प्रति औंस पर आ गया, जबकि चांदी 1.79% कम होकर $21.09 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC की बैठक में देगा IPL को चुनौती, रमीज राजा बोले जोरदार तरीके से अपनी बात रखेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए प्रस्तावित 2.5 महीने की विस्तारित विंडो को चुनौती देने का फैसला किया है। PCB अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा कि ICC के अगले सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। राजा ने शुक्रवार को यहां एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि IPL विंडो को बढ़ाने पर अभी तक कोई घोषणा या निर्णय नहीं हुआ है। मैं इस मुद्दे पर ICC सम्मेलन में अपनी राय दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी बात स्पष्ट है, अगर विश्व क्रिकेट में कोई विकास होता है जिसका मतलब है कि हम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसे में हम इसे बहुत ही जोरदार तरीके से चुनौती देंगे और ICC में अपनी बात मजबूती से रखेंगे। PCB ने अपने फैसले को आधिकारिक रूप से चुनौती देने का फैसला BCCI सचिव जय शाह के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय बोर्ड को 2024 से 2031 तक के ICC के अगले FTP चक्र में IPL के लिए एक विस्तारित विंडो मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी को मिली नाम बदलने की इजाजत, कोर्ट से कहा पिता से नहीं रखना चाहती हूं संबंध। जी हां दोस्तों, मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन टेस्ला और SpaceX के मालिक एलन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी को अदालत ने लिंग परिवर्तन के अनुसार नाम बदलने की अनुमति दे दी है। 18 वर्षीय जेनिवर अब विवियन जेना विल्सन के नाम से जानी जाएगी। वेबसाइट TMZ के अनुसार कोर्ट ने नाम में बदलाव करने की पुष्टि की है। दोस्तों एलन मस्क की बेटी जेवियर अलेक्जेंडर मस्क के नाम से जानी जाती थी। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार इस संबंध में जल्द ही नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इससे पहले जेवियर ने एक याचिका दाखिल करके अपना नाम बदलने की मांग की थी कि वह अपने बायोलॉजिकल पिता से कोई संबंध नहीं रखना चाहती है। इस याचिका में विवियन जेना विलियमसन ने कहा था कि मैं अपने बायोलॉजिकल पिता के साथ ना रहना चाहती हूं, ना किसी प्रकार से उनसे संबंध रखना चाहती हूं। यह पिटीशन विवियन ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद दी। इससे पहले उनकी मां जस्टिन विल्सन ने 2008 में एलन मस्क से तलाक ले लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना अपडेट, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1447 नए केस, पॉजिटिविटी रेट में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, राष्ट्र राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1447 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर यानी कि पॉजिटिविटी रेट में गिरावट दर्ज की गई है और यह घटकर 5.98% हो गई है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के
1934 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 8.10% थी। बुधवार को दिल्ली में महामारी के 928 मामले सामने आए थे, जो 7.08% संक्रमण दर के साथ एक सप्ताह में सबसे कम मामले हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 24,203 कोरोना टेस्ट किए गए। एक दिन में इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1694 रही। वहीं दोस्तों, पूरे देश की बात की जाए तो एक दिन में कोविड-19 में पूरे देश में 17,336 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों, इसके बाद में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अब 4,33,62,294 हो गई है। देश में 124 दिन बाद संक्रमण के दैनिक मामलों में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 13 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या अब बढ़कर 5,24,954 हो गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी सरकार की ओर से कौन प्रधानमंत्री बने थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं बीजेपी के नरेंद्र मोदी से पहले कौन प्रधानमंत्री बने, उनका नाम, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।